जंगल चला मैं लकड़ी काटने, लेके मेरी कुल्हाड़ी, लेके मेरी कुल्हाड़ी। प्रकाश कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की ओर जा रहा था। तभी मोहन रास्ते में आ गया और उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। ए प्रकाश अरे अरे अरे, कहाँ कहाँ भैया, कहाँ चले? अरे जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। फिर वही बेकार की मेहनत। अरे जब भी तू लकड़ियाँ काट कर लाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बेच ही नहीं पाता। अरे आज देखना, फिर कोई मुसीबत तेरे साथ होगी। हाँ। प्रकाश गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। मोहन हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद प्रकाश जंगल के बीचों बीच लकड़ियां काटने में जुटा था। कटाई पूरी होने के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बांध ही रहा था कि अचानक उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। शेर को देखते ही प्रकाश घबरा गया और लकड़ियां छोड़कर भागने लगा। हाँ, हे भगवान, आज तो जान गई, आज तो गया मैं। ये कहां से आ गया? अरे भागो भागो। प्रकाश बिना पीछे देखे भागता रहा। गांव पहुंचते ही हांफने लगा। तभी कुछ गांव वाले उसे देख हंसने लगे। अरे 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 प्रकाश, फिर भाग कर आया क्या भाई? लगता है जंगल में कोई मुसीबत आ गई है, हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल के जानवरों ने भी इसे मनहूस मान लिया हो? प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। वो चारपाई पर बैठा ही था कि तभी गांव का साहूकार अंदर आ पहुंचा और प्रकाश को क्रोधित नजरों से देखता हुआ बोला। ए प्रकाश, कितनी बार तुमको याद दिलाऊं? अरे कर चुकाने का समय आ गया है, हैं? साहूकार जी, मैं जल्द ही आपका कर चुका दूंगा। वो क्या है कि आज मैंने जंगल में बहुत अच्छी लकड़ियां काटी थीं, मगर अरे क्या मगर 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 मगर? तू हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेता है और फिर बोलता है ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। अरे हाँ, मेरी तकदीर ही खराब है साहूकार जी, तो मैं क्या कहूँ? सीधी बात है, सुन। अगर कुछ दिन में कर्ज नहीं दिया तो तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा, समझ में आया? इतना बोलकर साहूकार तमतमाता हुआ बाहर चला गया और प्रकाश सिर पकड़कर सोचने लगा। अगली सुबह प्रकाश कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में कावेरी चाची मिल गईं। सुना है कल गांव के लोगों ने फिर से तेरा मजाक उड़ाया। हाँ चाची, कल तो मैं मरते मरते बचा। तभी मोहन वहां आया और प्रकाश का मजाक उड़ाने लगा। अरे कावेरी चाची, इस पर दया मत करो। अरे ये तो फूटी तकदीर लेकर पैदा हुआ है। कहीं इसकी छाया आप पर पड़ गई तो आपकी भी किस्मत फूट जाएगी। शर्म करो मोहन, किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन तकदीर का फैसला इंसान नहीं करता। ये सुनकर मोहन भुनभुनाता हुआ चला गया और प्रकाश चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। प्रकाश ने मेहनत से लकड़ियां काटकर और गट्ठर बांधकर सिर पर रख लिया। वो खुद से बुदबुदाता हुआ बोला, हाँ, आज तो किसी भी हालत में लकड़ियां बेच कर ही आऊंगा, चाहे जो हो जाए। जैसे ही वो जंगल से बाहर आया, अचानक एक भयंकर आंधी आई। तेज हवाओं से उसकी लकड़ियां चारों ओर बिखर गईं। प्रकाश बेबस होकर देखता रहा। अरे ये क्या रहा है मेरे साथ? मेरी मेहनत हमेशा बेकार चली जाती है। क्या करूं? हाँ,
निराश होकर प्रकाश गांव लौट आया और गांव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो, ये लगता है आज फिर लकड़ियां नहीं बेच पाया। क्यों भैया, नहीं बेच पाए ना? हाँ लगता है भगवान ने इसे सिर्फ मेहनत करने के लिए बनाया है, फल पाने के लिए नहीं। प्रकाश बेचारा चुपचाप घर चला गया। अगले दिन प्रकाश फिर से जंगल गया और लकड़ियां काटकर गांव की सीमा तक ले आया। हाँ, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपनी लकड़ियां बेच कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। तभी अचानक बादल गरजने लगे और तेज बारिश हो गई। प्रकाश निराश होकर आसमान की ओर देखकर बोला, ओ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी नहीं? क्या ऐसी ही रहेगी? जब मैं मेहनत करता हूँ तो कुछ न कुछ हो जाता है और मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। हाँ। एक व्यक्ति हंसते हुए बोला, जैसे ही तू लकड़ियां घर लाया, बारिश आ गई। लगता है तेरी बदकिस्मती पूरे गांव पर भारी पड़ने वाली है। क्यों रे प्रकाश? प्रकाश अपमान से भर उठा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन प्रकाश फिर जंगल जाने के लिए तैयार खड़ा था। तभी एक गांव वाला हंसते हुए उसके पास आ पहुंचा। अरे प्रकाश, एक काम कर भाई, इस बार जंगल में भटक जाना और कभी वापस मत आना। हाँ? प्रकाश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर प्रकाश एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर उदास होकर आंसू बहाने लगा। गांव वाले सच कहते हैं, मेरी तकदीर ही फूटी हुई है। जब भी लकड़ियां काट कर बेचने जाता हूँ, कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। साहूकार का कर्ज भी सर पर चढ़ा है। अरे अब करूँ तो क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तभी एक साधु वहां आ पहुंचा और प्रकाश को रोते देख ठहर गया। बेटा, ओ बेटा, ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? साधु महाराज, जिसकी तकदीर फूटी हो ना, उसकी किस्मत में आंसू ही होते हैं। मैं लकड़हारा हूँ, लेकिन बस नाम का। जब भी लकड़ियां बेचने जाता हूँ, कोई न कोई बाधा आ जाती है। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है और गांव में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस 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 बस, अपनी तकदीर पर मत रो बेटा। शायद तुम्हारी तकदीर में राजा बनना लिखा हो। प्रकाश चौंक गया और गुस्से में खड़ा हो गया। अरे जाइए साधु महाराज, पहले से ही परेशान हूं और आप और मजाक बना रहे हैं। अरे जिसकी किस्मत में एक ढंग का काम नहीं लिखा, वो राजा कहां से बनेगा? अच्छा हुआ कि गांव वाले यहाँ नहीं हैं, नहीं तो वो और मजाक बना देते हैं। साधु मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। प्रकाश अपने आप से बुदबुदाने लगा, अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा, जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रहूंगा। नहीं जाना मुझे गांव। हाँ। वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में आगे बढ़ गया। प्रकाश चलते चलते एक खंडहर के पास पहुंच गया। खंडहर को देखकर वो हैरान रह गया। अरे ये तो बड़ा विचित्र खंडहर है। अंदर क्या है? अंदर चलकर देखता हूं। हाँ। प्रकाश धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने देखा कि वहां सुंदर घने वृक्ष थे। कुछ वृक्ष चंदन के भी थे
उसकी नजर एक विशाल पत्थर की मूर्ति पर पड़ी जो एक सुंदर स्त्री की थी। अरे, ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है, लेकिन इस खंडहर में क्या कर रही है? प्रकाश मूर्ति के पास बैठ गया और मूर्ति को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या वक्त है, क्या समय है। तुम भी अकेली हो, मैं भी। तुम पत्थर की हो, मैं पत्थर का नहीं। लेकिन जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मैं पत्थर जैसा हो जाता हूं। क्या करूं, जवाब देने का कोई फायदा भी तो नहीं है ना, है ना? वो काफी देर तक मूर्ति से बातें करता रहा, फिर चंदन के पेड़ों को देखकर बोला, हाँ, ये चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकेगी। इसे काटता हूं, रुक जाओ। इतना बोल के वो कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने लगा। और गठरी बनाकर गांव की ओर लौट गया और बाजार में लकड़ी बेचने लगा। तभी एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। ओ भैया, ये लकड़ी तो बड़ी सुंदर है। हा 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 हा, ये तो चंदन की मालूम होती है। बताओ भैया, तुम इसे कहां से लेकर आए? अरे, इससे तुम्हें क्या मतलब? कहां से लेकर आए, क्या किया? देखो भैया, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे हाँ 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 हाँ, मैं खरीदूंगा। रुक जाओ। ये लो भैया, ये लो इसकी अच्छी कीमत। बताओ। प्रकाश ने खुश होकर धन रख लिया और व्यापारी लकड़ियां लेकर चला गया। तभी वहां मोहन आ पहुंचा। अरे प्रकाश, ये तो चमत्कार हो गया। हैं। वाह भाई वाह, जंगल से लकड़ी भी ले आया और अच्छे दामों में बेच भी दी। अब लगता है कि तेरी किस्मत बदल रही है। हाँ। ये कहकर मोहन हंसता हुआ चला गया। प्रकाश सिक्के लेकर साहूकार के घर चला गया और साहूकार का कर्ज देते हुए बोला, साहूकार जी, तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, ठीक है? साहूकार चौंकते हुए बोला, हाँ? अरे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तेरी लकड़ियां बिक गईं और इतना धन कमा भी लिया। लगता है तेरी तकदीर बदल रही है। क्यों, हैं? प्रकाश बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके कानों में मोहन और साहूकार की बातें गूंज रही थीं। क्या सच में मेरी तकदीर बदल रही है? अगले दिन प्रकाश फिर से उसी एक सुनसान खंडहर में पहुंच गया। खंडहर में हल्की चांदनी फैली हुई थी। प्रकाश कुल्हाड़ी लेकर अंदर पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े चंदन के वृक्ष पर पड़ी। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही इस वृक्ष को काटा था, फिर से वही पेड़ खड़ा है। अरे बाबा रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। हाँ। तभी प्रकाश की नजर पत्थर की प्रतिमा पर चली गई। वो उसके पास चला गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तुम्हें पता है, अरे कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लकड़ियां काटी और बाजार में अच्छे दामों में बिक भी गईं। शायद तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। हाँ, काश कि तुम मेरी पत्नी होती। ये कहकर प्रकाश खुद ही शर्मिंदा हो गया। अब क्षमा करना, मुझे तो ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन हाँ, सच कहूं तो जब पहली बार तुम्हें देखा तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था।
कुछ देर बाद वो फिर से चंदन का वृक्ष काटकर लकड़ियों को बाजार में बेचने चला गया। अगले दिन फिर से खंडहर में आ पहुंचा। उसने देखा कि वृक्ष फिर से उग चुका था। अरे दादा रे, फिर से वही वृक्ष। अरे बाप रे बाप, ये तो ससुरा कोई जादू लग रहा है। हाँ, इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए मूर्ति के पास उसके सामने बैठ गया। तुम बहुत ही रहस्यमयी हो, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन हल्का हो जाता है। शायद इस खंडहर की वीरानी तुम्हारी वजह से कम हो गई है। हाँ। दिन ऐसे ही बीतने लगे। प्रकाश हर रोज खंडहर में जाकर मूर्ति से बातें करने लगा और चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने लगा। उसकी किस्मत चमकने लगी। जो लोग प्रकाश का मजाक उड़ाते थे, अब वही प्रकाश का सम्मान करने लगे। एक दिन प्रकाश मूर्ति के पास बैठकर गहरी सांस लेते हुए उससे बोला, हाँ, काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता। काश तुम पत्थर की नहीं बल्कि जीवित होती। हाँ। प्रकाश ने इतना कहा ही था कि तभी पत्थर की मूर्ति से एक सुरीली आवाज प्रकाश के कानों में टकराई। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी प्रकाश। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया है। अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बात करते हुए देखकर प्रकाश घबराकर इधर-उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर भय और विस्मय दोनों झलकने लगे। हाँ, हाँ, ये कैसे संभव है? तुम तो पत्थर की मूर्ति हो। फिर तुम मुझसे बात कैसे कर सकती हो? हैं? तभी पत्थर की मूर्ति से आंसू टपकने लगे। मैं हमेशा से पत्थर नहीं थी प्रकाश। मैं कौन हूँ ये चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने सच बताया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं जलकर राख हो जाऊंगी। और समझ लो कि ये एक श्राप है प्रकाश। वर्षों पहले मुझे इस पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया था और तब से मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। इस खंडहर में कोई नहीं आता जाता था, लेकिन जब से तुमने यहाँ आना शुरू किया तब से मेरे अकेलेपन का अंत हुआ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। अच्छा, और तुम्हारे श्राप का अंत कैसे हो सकता है? मेरा श्राप केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो बलिदान करना जानता हो। बलिदान? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। सीधा सा मतलब है, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं थी। तुम्हारी तकदीर के सितारे गर्दिश में थे। अगर तुम अपने भाग्य का बलिदान दो तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मेरे ऊपर लगा श्राप समाप्त हो जाएगा। परंतु अपने भाग्य का बलिदान देने के बाद तुम फिर वही हो जाओगे जो पहले थे। तुम्हारे पास धन खत्म हो जाएगा और तुम्हारी तकदीर तुमसे रूठ जाएगी। ये सुनकर प्रकाश चौंक गया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। और पूरी रात वो पत्थर की प्रतिमा के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वो स्वयं से बोला, अरे मैं कितना मतलबी हो गया हूं। अगर मेरे भाग्य का बलिदान करने से इस मूर्ति का श्राप समाप्त हो सकता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। न जाने ये लड़की
कौन होगी और इसके माता पिता का उसके बिना क्या हाल होगा। बेचारी। नहीं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हां, मैं जाता हूं। प्रकाश खंडहर में पहुंच गया। देखो, कल तुम्हारी बातों पर गौर किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। कल मैं बड़ा ही मतलबी हो गया था और बिना जवाब दिए यहां से चला गया। देखो, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सच तो यह है कि मतलब मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। और वो प्रेम ही क्या जो अपनी प्रेमिका के लिए एक छोटा सा बलिदान ना दे सके। जिसे तुम छोटा सा बलिदान कह रहे हो, वो वास्तव में बहुत बड़ा बलिदान है। अच्छा, मुझे क्या होगा? तुम्हें बस अपनी जुबान से कहना होगा कि मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूं, वो भी सच्चे मन और श्रद्धा से। तभी मेरा श्राप समाप्त होगा। प्रकाश आकाश की ओर देखकर संकल्पित स्वर में बोला, मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पत्थर की लड़की का श्राप समाप्त हो जाए और ये अपने असली रूप में आ जाए। तभी रंग बिरंगी किरणें प्रकट हुईं और देखते ही देखते पत्थर की प्रतिमा एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। प्रकाश स्तब्ध होकर उसे देखने लगा। तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। मेरा नाम राजकुमारी अवंतिका है और मैं इस राज्य के महाराज भीमसेन की पुत्री हूँ। ये सुनकर प्रकाश अचंभित रह गया। हाँ? अरे दादा रे दादा, मैंने सुना था कि महाराज भीमसेन की पुत्री लापता हो गई थी। मेरे माता पिता को भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तभी रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया जो जंगल में प्रकाश को मिला था। अरे आप तो वही साधु महाराज है ना? हाँ हाँ, मैं वही हूं, और वो साधु भी जिसने इस राजकुमारी को श्राप दिया था। वही अब बताने आया हूं कि ये श्राप दिया क्यों था। साधु खंडहर के अंदर चंदन के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। तभी राजकुमारी अवंतिका घोड़े पर सवार वहां आ पहुंची। ये वृक्ष तो चंदन के हैं, जबकि यहाँ चंदन उगता ही नहीं। तभी एक बूढ़ी स्त्री वहां आ पहुंची। बेटी, यहाँ से चली जाओ, साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। ये सुनकर राजकुमारी क्रोध में आ गई और बूढ़ी स्त्री पर लात मार दी। बूढ़ी स्त्री चीखते हुए गिर पड़ी। मूर्ख, तू जानती है तू किससे बात कर रही है? मैं इस राज्य की राजकुमारी अवंतिका हूँ। तभी साधु की आंखें खुल गईं और उनमें क्रोध झलकने लगा। तूने एक गरीब बूढ़ी स्त्री का अपमान किया जो वर्षों से मेरी सेवा कर रही थी। इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि जैसे तेरा मन पत्थर का है, वैसे ही तेरा तन भी पत्थर का हो जाएगा। तेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई ऐसा मनुष्य तुझे मुक्त करने के लिए अपना बड़ा बलिदान देगा। अवंतिका देखते ही देखते पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब अपने जीवन में कभी अहंकार मत करना, ठीक है? साधु प्रकाश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने जो बलिदान दिया वो बहुत बड़ा है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी तकदीर खराब नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे भाग्य के सितारे तो और बुलंद होंगे। मैंने तुमसे कहा था, हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा हो। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। प्रकाश, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगी हूँ। अवंतिका प्रकाश को महल ले आई। राजा भीमसेन और रानी सुनैना
अपनी पुत्री को देखकर चौंक गए। पिताजी, माताजी, मैं लौट आई हूँ। इतना बोलकर अवंतिका पूरी घटना बताने लगी। राजा भीमसेन प्रकाश की ओर देखकर बोला, हाँ हमने तो अपनी पुत्री को देखने की आशा भी छोड़ दी थी। तुम्हारे बलिदान की वजह से हमारी पुत्री मुक्त हुई है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा। बहुत अच्छे। अगले दिन प्रकाश और अवंतिका का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया और राजा भीमसेन ने प्रकाश को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।